जी, तो अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। प्रॉब्लम है जनरेशन गैप। जनरेशन गैप के प्रॉब्लम के ऊपर हम बात करेंगे कि इन व्यू ऑफ द issue of generation gap, present day issue of generation gap, what are the contributing factors you can think of, and being a sociologist, what do you think can be the possible remedial measures that can be taken to address this issue? जनरेशन गैप होता है दो जनरेशन, यानी आपके वालिद और आपकी जनरेशन या आपके दादा और आपके वालिद की जनरेशन के दरमियान जो थिंकिंग और थिंकिंग पैटर्न्स बदलना, एक्टिविटीज इंटरेस्ट का चेंज हो जाना, जिसकी बुनियाद पर फिर क्या होता है कि कुछ एक फ्रिक्शन भी पैदा होती है उन डिफरेंसेस की वजह से। तो वो उसको जनरेशन गैप कहते हैं। हम उनका पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहे होते, वो हमारा पर्सपेक्टिव नहीं समझ पा रहे। तो ये एक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम। तो सोशल प्रॉब्लम्स क्योंकि लाजमी आती हैं पेपर में, तो एज अ सोशियोलॉजिस्ट आपको क्या लगता है कि क्या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, इसको कौन सी चीजें एग्रवेट करें, यानी इसकी सिवेरिटी कम में इजाफा करें, और इनको एड्रेस करने की क्या पॉसिबल रेमेडियल मेजर्स? ठीक है, तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन है। आई कैन टाइप द क्वेश्चन एज वेल फॉर योर रेफरेंस। आई कैन सी देयर फोर पीपल। तो हम इनको अभी साबरा, सैम, अयाज और अबू बकर, तो हम इसको जो है वो मैं टाइप भी कर देता हूँ आप लोगों के लिए। In the meantime, I think in 10 minutes people will be able to join, or people will be able to join as well. तो जो लोगों ने पहले ज्वाइन कर लिया उनके लिए एक अच्छी एक्टिविटी भी लर्निंग की हो जाएगी। Is it clear? Clear to everyone? You don't have to give answer, but maybe you can type it if it is fine. Otherwise, आप ना भी टाइप कीजिए, that is also good. आपने ये टाइप ही करना है। जी ठीक है, ओके यार। तो मैं आपको एक बात इंटरेस्टिंग सी बता दूं कि ये सवाल एग्जैक्टली तो नहीं, इससे सिमिलर एक क्वेश्चन आया था 2019 के सोशियोलॉजी पेपर में। और बिल्कुल जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम पहले तो सोचते हैं यार ये तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं। तो लेकिन वो हमने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ होता है जरूर। ठीक है, तो वो हम पढ़ा हुआ होता है, बस उसको एड्रेस करना होता है, उसको कैसे हमने डील करना है, यही मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। मैंने भी इस टॉपिक को कहीं नहीं पढ़ा था, जनरेशन गैप को, ना ही स्टैंड अलोन इसके कॉजेस पढ़े, ना इसके इफेक्ट्स पढ़े। लेकिन जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स पढ़े थे, जो मेथोडोलॉजी पढ़ी थी, और जो मैंने सोशियोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उन्हीं को अप्लाई किया। एंड आई थिंक आई हैड स्कोर्ड गुड in this question as well, because as a whole I had scored 73 marks in sociology in that attempt, which is a reasonable score if we compare, because sociology is a low scoring subject, so which was one of the highest marks in sociology at that time. तो it means कि कुछ ना कुछ मैनेज हो जाता है। बताने का मकसद सिर्फ सेल्फ प्रोजेक्शन नहीं है, बताने का मकसद ये है कि आपको एग्जाम में भी लगेगा, जैसे मुझे भी लग रहा था कि नहीं आता, लेकिन 5 से 7 मिनट उस पर सोचें, फिर आप पूरे 20 मार्क्स को क्वेश्चन एड्रेस कर सकते। सो आई गिव यू 10 minutes, write a paragraph at least, type it, and then we can move forward. Thank you very much. Do let me know if there is a question, please.
जी क्लियर है? Are you guys attempting the question? Please let me know. जी जिन जी those of you who have joined now, there is a question I have given as an assignment, class assignment. जो अबू बकर ने तो आंसर कर दिया, तो आप लोग भी काइंडली इस क्वेश्चन को आंसर कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए कि ये आंसर हो. ठीक है, नाउ वी हैव 6 people. Ji, thank you, Abu Bakar, for rewriting the question so that other people can relate to it. Thank you very much.
तो अबू बकर के अलावा भी किसी को सवाल का जवाब देना है या सिर्फ यही क्लास में पार्टिसिपेट करें? अदर गाइस काइंडली गिव इम्पोर्टेंस टू दिस एक्टिविटी. जी, अस्सलाम वालेकुम. आई एम बैक. So
how many? I think I can see two responses. One is from Miss Sabra and one is from Abu Bakar. Changing of an era, technological advancement, thinking differences might be the main causes of uh, generation gap phenomenon. It is quite clear that previous generation is more mature and calm than this. This can be addressed through proper guidance and education at grassroots level. This generation needs to understand the level of thinking of their fathers and forefathers had. Try it. Good attempt. आई थिंक कॉजेज में एक चीज प्राइमरी कॉज हमेशा लिखना होता है, वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जनरेशन गैप का, जो कि आपने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। कॉजेज अफेक्ट्स को हम देख लेते हैं, बट गुड अटेम्प्ट मिस साबरा। जनरेशन गैप इज change of thinking ideas, opinions, actions, and overall living standards. The main contributing factors to it are rapid change of society from industrialized world to digitalized world that leads to difference in lifestyle between generations, especially parent-child generation. The role of globalization, communication, media, especially social media, has overall changed the thinking, perspectives, and actions of the new generation that is entirely contradicting the previous generation. I think entirely contradicting तो बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन चलें ठीक है, let's move forward. Another factor is that of increased life expectancy, which aggravated the situation because of modern health facilities. ठीक है. The problem can be solved through proper communication between generations, strong relation between parent and child. Generation need to come to understand thinking perspectives, reverence to elders, and religion can ethics can play a vital role in this regard. Okay, good attempt, good attempt. Anyone else who wants to attempt? अगर आप लोग सिर्फ लेक्चर सुनते रहेंगे और लेक्चर के साथ असाइनमेंट्स और अपने आप लोग अटेम्प्ट्स नहीं करेंगे, अपने एंड पर कुछ खुद नहीं करेंगे, आई थिंक दिस इज गोइंग टू हर्ट यू रियली बैडली. सो आपकी प्रेपरेशन में फिर गैप रह जाएगा. So since we are already past 27 minutes, so I will cover this answer again, maybe at the end of the lecture. Now let's start Max Weber. Max Weber is a very influential social scientist of his time, and his major areas, one is symbolic interactionist है ये, यानी इंटरेक्शंस के दरमियान जो सिंबल्स असाइन होते हैं, जो हम वैल्यूज अपने एक्शंस को असाइन कर रहे होते हैं, ये उसके ऊपर इनका बहुत ज्यादा रुझान था. इसके अलावा एम्फेसिस ऑन सोशल एक्शन. सोशल एक्शन ये कहते हैं सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल एक्शन, जैसे किसी ने कहा था, डर्कहेम ने कहा था सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फैक्ट्स. हर कोई सोशियोलॉजी को अपने लिहाज से देख रहा होता है. इनकी एक फेमस कंट्रीब्यूशन है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म. खुद भी प्रोटेस्टेंट थे, एक वेल ऑफ फैमिली से ताल्लुक रखते थे, तो ये बताते थे कि किस तरह से रिलीजन कैन बी टेकन as a source of काम आता है. जो कैपिटलिस्ट हैं वो रिलीजन को यूज करते हैं, जो अशराफिया है वो रिलीजन का सहारा लेकर अपनी एक्सप्लॉइटेशन को जारी रखती है. इन कॉन्ट्रास्ट मैक्स वेबर ये कहते हैं रिलीजन के या किसी खास फेथ को, सेक्ट को फॉलो करने से किस तरह से आप अपनी जिंदगी में तरक्की भी कर सकते हैं, तो वो हम ये थ्योरी पूरी पढ़ेंगे. ऑर्डर्ड थेरिस्ट थे. ऑर्डर्ड थेरिस्ट का मतलब है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट, यानी ये भी ऑल्दो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट इनको हम नहीं कहेंगे क्योंकि वो एक मैक्रो अप्रोच है, ये माइक्रो अप्रोच है. ऑर्डर थेरिस्ट के ये दुनिया में ऑर्डर मौजूद है.
ओके, तो सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट हैं, माइक्रो लेवल एनालिसिस ऑफ सोसाइटी पे ज्यादा इनका रुझान है। और जब हम इनके ऊपर क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तब आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि इसके कुछ नुकसानात भी हैं। रैशनलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। जो मॉडर्नाइजेशन एक वैसे तो पूरी एक थ्योरी का नाम है, लेकिन ये भी उसके प्रिकॉर्सर्स में से हैं। इसके साथ साथ ये रैशनल अप्रोच की तरफ जाते हैं। रिलीजन और रिलीजन के ऑब्सोलीट होने, रिलीजन की एब्सर्डिटी, रिलीजियस थॉट की एब्सर्डिटी पे बात करते हैं। ब्यूरोक्रेसी एंड इट्स स्ट्रक्चर। मैक्स वेबर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, और दो अहम चीजें हैं, एक प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म है, दूसरा थ्योरी ऑफ ब्यूरोक्रेसी है। फिर ब्यूरोक्रेसी के एलिमेंट्स और इवन उसके प्रोज एंड कॉन्स। तो ये वेबर का कंट्रीब्यूशन है, और ये बहुत एक अहम क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट एज वेल, because Weber के ऊपर जब भी होगा, since you people will be appearing for CSS, which and the success of it will land you into Pakistan's bureaucracy, so definitely the examiner will be interested in asking such questions. Clear है जी? सबसे पहला theory of social action. Action होता है टेंडेंसी और बिहेवियर ऑफ अ मैन इन विच द एक्टर रिलेट्स टू इट अ सब्जेक्टिव मीनिंग इज कॉल्ड एक्शन। कोई भी ऐसी चीज, कोई भी काम, कोई रवैया या काम करने का रुझान, टेंडेंसी रुझान होता है, जो एक शख्स जिस जो असाइन करे अपने किसी भी एक्शन को, यानी अपने काम को कोई भी टेंडेंसी या बिहेवियर असाइन करे कि ये काम अच्छा है, बुरा है, रहमदिली का है, जुल्म का है, सख्ती का है, तनकीद का है, एंड देन वॉट एवर दैट whatever the meaning it he attaches to his behavior or tendency is called action। यानी कि फॉर एग्जाम्पल देखें, आपने एक काम किया, एक एक शख्स को सजाए मौत देना है, तो सजाए मौत अगर देखा जाए तो बेरहमी का काम, ठीक है, कि जी आप किसी से उसकी जिंदगी छीन रहे हैं, या सजाए मौत तो चलें एक्सट्रीम केस हो जाएगा, किसी को उम्र कैद की सजा, तो ये भी एक बेरहमी का इसके अंदर उनसर पाया जाता है कि किसी को आप सजा दे दें, यानी उसकी आजादी आपने सल्ब कर ली, अब वो अपने घर वालों से नहीं मिल सकता, आजादी से घूम फिर नहीं सकता, खाने पीने पर उसकी पाबंदियां हैं, वो अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकता, सोने का टाइम, हर चीज जो है वो फिर एक तरह से जेल इंतजामिया तय करती। तो ये एक जालिमाना इक़दाम है। अच्छा, लेकिन आप देखें तो इसके साथ क्या मानी मुंसलिक किए जाते हैं, क्या मीनिंग अटैच किए जाते हैं, ये उस चीज को डिफाइन करता है। जैसे कि आप ये भी कह सकते हैं कि इस शख्स ने 20 लोगों की जिंदगी ले ली, ये कातिल है, ये एक सीरियल किलर, और अगर इसको कैद ना किया गया तो ये मजीद 20 को 40 बना देगा। फिर आपने इसको सजा या इंतकाम का मानी नहीं दिया, आपने इसको रोकथाम का मानी दिया, प्रिवेंशन का मानी दिया, कि अगर मैं इसको नहीं रोकूंगा तो फिर, या अगर स्टेट इसको नहीं रोकेगी तो फिर और लोगों की जान खतरे में है, तो उस केस में ये जुल्म नहीं बनेगा, उस केस में ये एक रैशनल एक्ट बन जाएगा, उस केस में ये एक ऐसा काम बन जाएगा कि जिस जो जरूरी है, जो लाजमी है, जो नागुजीर है। अच्छा, इन कॉन्ट्रास्ट टू इट, बाज़ औक़ात लोगों की इंटीरियर सिंध में, बलूचिस्तान में, सदर्न पंजाब में, जहाँ पे बड़ी बड़ी जायदादें और जागीरों के मालिक लोग होते हैं, वहां पर वडेरे और खान और जो कबीले के सरदार हैं, क्या करते हैं, वो निजी जेलें, प्राइवेट प्रिजन्स मेंटेन करते हैं और लोगों को उनके अंदर कैद करते हैं। कोई उनका कहना ना माने तब उनको कैद कर देते हैं, कोई किसी ने उनसे उधार
10,000 रुपए लिए होते हैं, फिर उनको और उसके खानदान को कैद कर देते हैं, सारी जिंदगी उनसे जबरी मुशक्कत करवाते हैं। तो ये एलिमेंट क्या है? फिर ये एक जुल्म का एलिमेंट। किसी को, किसी ने कोई गलती की, किसी के जो है वो रिश्तेदार को कत्ल कर दी, उसके जवाब में वो उस शख्स को जो है वो कैद कर दे, तब भी ये जुल्म का एलिमेंट हो ना हो, लेकिन इसके अंदर बदला, इंतकाम का एलिमेंट है। आप देख रहे हैं ये तीन अलग अलग सिनारियोज हैं, एक्शन सेम है कि किसी को उसकी आजादी से महरूम कर देना, लेकिन उसके पीछे मीनिंग अलग अलग चढ़ाए जा रहे हैं। ये ही सोशियोलॉजी में इसको सोशल एक्शन कहते हैं, मैक्स वेबर, कि दिस इज सोशल एक्शन, कि वट एवर मीनिंग यू असाइन। कोई अपने एक्शन को इस एसेंशियल कहेगा कि मैं रोकथाम कर रहा हूँ, कोई एसेंशियल कहेगा कि भाई इसने मेरा कर्जा नहीं दिया, मैं तो अपना पैसा वसूल कर रहा हूँ। कोई साहब कहेंगे नहीं जी मैं तो इंतकाम ले रहा हूँ, इसने मेरे रिश्तेदार को, मेरे कजन को फॉर एग्जाम्पल मौत के भेंट चढ़ा दिया था। तो अब आपको समझ आई कि एक ही मीनिंग, ये सब सब्जेक्टिव हो गए ना। ऑब्जेक्टिवली तो एक चीज है कि किसी को उसकी आजादी से महरूम करना, उसको कैद करना, उसको जेल में डाल, लेकिन इसके साथ आप कोई ना कोई सब्जेक्टिव मीनिंग उसको असाइन कर, दिस इज दिस इज सोशल एक्शन। सो दिस इज एक्शन, ठीक है। और सोशल एक्शन है द एक्शन विच इन्फ्लुएंसेस अदर्स इन देयर बिहेवियर इज कॉल्ड सोशल एक्शन। आप एक एक्शन आइसोलेशन में परफॉर्म नहीं कर रहे हो, ठीक है। मैं बहुत मेहनत करके आप लोगों को बहुत पर्सपेक्टिव और डेप्थ में ये सारे पर्सपेक्टिव समझा रहा हूँ, अदरवाइज तो ये एक एक घंटे में 60 मिनट्स के अंदर दो दो पर्सपेक्टिव भी हो सकते हैं। इसकी वजह ये है कि दिस इज द baseline, this is the foundation stone of your sociology knowledge, and I give you a lot of examples from daily life. I spend a lot of time explaining it to them so that it is clear, because sometimes एक फीडबैक बहुत आता है जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मेरे दोस्त और मेरे से सीनियर्स भी सिविल सर्विस में, ऑल्दो वो मेरे दोस्त, कि जनाब सोशियोलॉजी हमने शुरू की वो बहुत बोरिंग है। और वाकईतन अगर आपको अच्छी तरह से आप इंटरेस्ट लेके ना करें या आपको कोई गाइड करने वाला ना हो, तो सोशियोलॉजी वाकई बहुत बोरिंग लगती है। मगर अगर आप इसको डेली लाइफ से रिलेट कर सकें, इसके अंदर रेलेवेंस ढूंढ सकें, किसी न किसी तरीके से इसके अंदर कोई, इसको यूज करके पॉजिटिव एस्पेक्ट ऐड कर सकें अपनी सोसाइटी में, या ऐड करने का सोचें, तब आपको ये बहुत एक्साइटिंग सब्जेक्ट लगे। सही है। So that's why I spend a lot of time giving you the background perspective so that this part is imprinted in your minds, impregnate these ideas, these concepts are impregnated deep in your mind so you don't forget them. If these are the ideas that are clear, then there will be no problem that you can face. अच्छा जी, अब आप देखें सोसाइटी में आप आइसोलेशन में तो जिंदगी नहीं गुजार रहे, आप, हम तमाम लोग किसी न किसी तरीके से इस दुनिया में जब आए हैं, तो हम लोगों से इंटरेक्ट करके अपने एक्शंस कर रहे हैं। मैं अगर एक छोटे बच्चे को, अपने भांजे को प्यार कर रहा हूँ, तो मेरा जो अफेक्शन है वो एक सोशल एक्शन भी है। क्यों? क्योंकि उस इंटरेक्शन में वो उस प्यार को महसूस कर रहा है, और वो उस प्यार का जवाब भी किसी ना किसी तरह से देना चाहेगा। जैसे छोटे बच्चों को हम उनके कल्ले छूते हैं, उनके माथे पे किस करते हैं, उनको गोद में उठाते हैं, तो ये एक्शंस है। लेकिन जब भी हमारे एक्शन के
जी, आई एम बैक. आई थिंक देयर वाज अ कनेक्शन फॉल्ट. आई एम बैक. अबू बकर, कैन यू प्लीज अगेन डिस्प्ले? थैंक यू. ओके, तो हम कोई ना कोई सोशल एक्शन मीनिंग असाइन कर रहे होते हैं. अब वो मीनिंग उसको परसीव भी कर रहा होता है कोई आदमी. आपने फॉर एग्जांपल अगर किसी को डांटना होता है, जैसे अभी मैंने अपने डोमेस्टिक हेल्प को बिल्कुल इसी तरह से कुछ किया, क्योंकि उन्होंने पकड़ के हमारा कनेक्शन जो है वो क्या कहते हैं डिस्कनेक्ट कर दिया इंटरनेट का. तो मैंने यही पूछा कि भाई आप उस तरफ क्यों जाते हैं. तो ऑल्दो मुझे हल्का सा इस पे डिस्प्लेजर हुआ, मगर एट द सेम टाइम शी वुड आल्सो फील कि यस आई हैव बीन रेपिटेटिवली डूइंग दिस एंड इट अफेक्ट्स इट इम्पैक्ट्स दिस पर्सन's lecture. So now she would think okay, this person gets angry about it, and I should not do it. तो वो एक प्रिवेंशन भी आ रही है, एक मीनिंग भी असाइन हो रहा है कि यार ये इस बात से उलझ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये चीज अनडिजायरेबल है. ये मैंने बिल्कुल आपको लाइव एक एग्जांपल भी दे. ठीक है. अ बिहेवियर इन विच देयर आर मीनिंग्स ऑफ एक्शन फॉर अदर्स, यानी आपकी सोसाइटी को आप इम्पैक्ट कर रहे हो, इसको कहते हैं सोशल एक्शन. एनी एक्शन दैट हैज एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी इज कॉल्ड सोशल. अच्छा, अब एक बहुत मजे का एक और कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, मैक्स वेबर ने, जिसको उन्होंने नाम दिया वर्स्टेहन. ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, ऑल्दो उतना सोफिस्टिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है जितना बाद में सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन का दिया राइट मिल्स ने. लेकिन ये भी उसी तरह. टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एन एक्शन इट हैज टू अप्रोचेस. किसी एक्शन को समझने का तरीका उसके लिए क्या है कि आप उस एक्शन के ऊपर गौर व फिक्र करें. एक है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, दूसरी है डीपर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है कि आप किसी चीज के अपरेंट मीनिंग्स को देखें. यानी उसने गुस्सा किया, उसने ये कहा कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, आपने इंटरनेट की तार हिला दी. अच्छा, ये एक इसका अपरेंट मीनिंग है. लेकिन इसके साथ साथ इसकी डीपर अंडरस्टैंडिंग भी होगी. तो गुस्सा आने की क्या वजह हो सकती है कि ये काम बार बार हो रहा है, कि जब भी लेक्चर हो रहा है डोमेस्टिक हेल्प जो है वो उस तरफ जाकर जो है वो उसको हिला दे. इसके एक और मीनिंग ये है कि जो गुस्सा करने वाला है उसको अपने पब्लिक इमेज का भी हो सकता है कि यार ये इंटरनेट कनेक्शन बार बार डिस्कनेक्ट होता है, दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट गुड ऑन मी. इसका तीसरा लेकिन और डीप मीनिंग्स ये भी हो सकते हैं दैट द डोमेस्टिक हेल्प is still unable to understand the importance or the significance of staying away from that she keeps on doing it. अच्छा, these are all possibilities. मगर apparently अगर देखा जाए तो हम सिर्फ ये कहते हैं she is illiterate, she cannot understand. But sometimes it is also possible that she is very curious to see what is happening with the Wi-Fi device. ठीक है, ये भी हो सकता है कि in a way she she thinks that okay, this noise during my work is a problem for me, so she deliberately disconnects the internet. It is also a possibility. या फिर कुछ और भी possibility हो सकती है. She thinks that there is a lot of dirt there in that area, and then she starts dusting that place. सब reasons हैं. Apparent meanings, deeper meanings. इसके लिए आपको empathy को अपने अंदर जो है वो अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसको वर्स्टेहन कहते हैं एम्पैथेटिक अंडरस्टैंडिंग. यानी अपने आप को किसी और की जगह रखना, पुटिंग योरसेल्फ इनटू समवन्स शूज टू नो द इनहेरेंट मीनिंग ऑफ एक्शन, मोटिव ऑफ एक्शन, कि इस एक्शन का मोटिव क्या है. ये जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अभी दी. अब तक क्लियर हो रहा? जी एग्जैक्टली. डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन यानी सिर्फ आप चीज को सिर्फ देखें कि वो क्यों हो रही. यानी अभी बज़ाहिर क्या नजर आ रहा है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन तो यही होती है ना. वर्स्टेहन जिसको कहता है वेबर, या डीपर अंडरस्टैंडिंग कहता है, उसका मतलब है कि आप उसकी तह तक जाएं, उसकी डेप्थ में जाएं और उसको समझने की कोशिश. somebody is feeling happy,
We can simply know this by direct observation. But the reason of their happiness can be known by putting oneself in their place. कि भाई क्यों खुश, एग्जाम में पास हो गया, कि औलाद की विलादत हुई है, या इंक्रीमेंट अच्छा लग गया है, या फिर आज छुट्टी हो गई है, बारिश हो गई है तो आज ऑफिस नहीं जाना, कुछ भी हो सकता है. दीज आर ऑल थिंग्स. क्या कोई उसने सोशल वर्क किया है, कोई इंसानी खिदमत की है, इस वजह से उसके दिल को सुकून है. तो ये सारी चीजें इन व्यू ऑफ वेबर सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडीइंग सोशल एक्शन. ठीक है जी. टाइप्स ऑफ एक्शन, ये बहुत इंटरेस्टिंग से टाइप्स हैं 4. आप लोग इसको पढ़ेंगे. ये वैसे सोशियोलॉजी की जो हम कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं उसमें भी ये जरूर आएंगे. सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन. इसको थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन कीजिए ताकि हम चारों एक साथ देख सकें. जी. लॉजिकल एक्शन या इंस्ट्रूमेंटल एक्शन एक ऐसा एक्शन जो इसलिए किया जा सके, किया जा रहा हो कि उसके पीछे आप कुछ और फायदा लेना चाहते हैं. पर्पसफुल एक्शन, इसको करने का कोई पर्पस है. एक रैशनल एक्शन है, यानी कोई आउटकम, कोई कॉन्सिक्वेंस, कोई रिजल्ट लेने के लिए आप एक चीज प्लान करें और उसको. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने छोटे बच्चे से कहना है कि बिजली की तार को मत हाथ लगाओ, तो आप उसको बहुत सारे तरीकों से आप उसे कह सकते हैं वो करंट लग जाएगा. अब छोटे बच्चे को तो नहीं पता है कि भाई करंट लगने से क्या हो. दूसरा, आप उसको डांट सकते हैं जोर से, खबरदार इसको हाथ में लगाया, मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा. ये भी एक एक्शन है. लेकिन आपने ये देखना है कि सबसे एफिशिएंट क्या है. तो एक तरीका ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा एक्ट करके दिखाएं कि ये हॉट है, ये गर्म है, इसको हाथ लगाया हाथ जल जाएगा और आप थोड़ा सा एक्ट करके दिखाएं तो शायद वो पीछे हट जाए. So these are all of them are purposeful action. ये किसी एक एंड को मीट कर रहे हैं. लेकिन इनमें से आप जो सबसे एफिशिएंट लेंगे वो सबसे बेहतर होगा. एक्शन इज which best possible and efficient means have been employed to achieve a rational material goal. The actor is free to select any means for achieving the purpose. Somebody goes to school because he thinks it will be helpful in getting a good job. यानी स्कूल जाएं इसलिए कि आपको लगे कि इसके बाद आपको नौकरी मिलने में आसानी है. या फिर वर्किंग हार्ड टू मेक मनी इज अ सिंपल रैशनल एक्शन. वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन, कि आप किसी चीज को इसलिए करें कि आप उसको कोई वैल्यू दे दें कि यार ये मेरे दीन ने मुझे कहा है, या ये मैं अपने मुल्क के लिए कर रहा हूँ. यानी आपको इसके लिए कोई रैशनल, कोई मटेरियल गोल ना हासिल कर रहे हो कि जी आपको पैसा मिलेगा, या आपको कोई इनाम मिलेगा, या आपकी तरक्की हो जाएगी, आपको नौकरी मिल जाएगी, कोई मट या कुछ भी, कोई भी मटेरियल. क्योंकि आप इसलिए कर रहे हैं कि आपका एक कोई अफेक्शन लेवल है, कोई रिस्पेक्ट है, कोई एसोसिएशन है, अफिलिएशन है, जिसकी सेटिस्फेक्शन करना चाहते हैं. द एक्शन इज परफॉर्म टू अचीव अ गोल selected to some value, related to some value. It is employing rational means for attainment of some irrational goal, non-rational, non-material. For example, आप मुहर्रम में सबीलें लगती हैं, लोग लगाते हैं और कहते हैं कि जी हमें इससे खुशी मिलती है, कुछ कहते हैं हमें इससे सवाब मिलता है. तो ये इरेशनल गोल है, क्योंकि सवाब या खुशी आप मटेरियली नहीं देख सकते. मैं ये नहीं कह रहा एक्शन गलत है, एक्शन तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो आउटकम, उसका जो अजर है वो आप मटीरियलिस्टिकली नहीं देखते. अच्छा, ये ही एक्शन रैशनल भी बन जाता है कि लोग जब सबील लगाते हैं और साथ अपनी कंपनी या अपने बड़े बड़े साइन बोर्ड लगा देते हैं, और फिर मंजाने फलाना, और बड़ी बड़ी कंपनीज अब तो आ जाती हैं मुहर्रम में सबील लगाने में, रमजान में अफ्तारियां बांटने में, रबीउल अव्वल में न्याज तकसीम करने में, और उसका मकसद होता है अपनी तशहीर करना कि हम इससे हमारी सेल्स बढ़ जाए. तब वो रैशनल गोल हो जाएगा, रैशनल एक्शन हो जाएगा, पर्पसफुल एक्शन. अभी ये वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन है कि जी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारे आबा अजदाद जो है वो चैरिटी करते थे, या मैं कोई शख्स फौज में इसलिए चल जाए कि मैं अपने मुल्क की खातिर कुर्बानी देना चाहता हूँ. अच्छा, ये एक्शन इरेशनल है. अगर वो इसलिए जाए कि जी फौज में पर्क्स एंड प्रिविलेजेस बहुत होते हैं, भाई मौज ही मौज है, थोड़े अरसे के 10 से 15 साल की स्ट्रगल है, बाद में मौज ही मौज है,
तो फिर वो इरेशनल की जगह रैशनल एक्शन बन जाए। यानी आपका आउटकम, आपका गोल बताएगा कि आपका एक्शन रैशनल है या वैल्यू ओरिएंटेड। जैसे कि कोई शख्स इसलिए स्कूल जाए कि उसको ये लगता हो कि ये एक रिलीजियस ऑब्लिगेशन है या एक नेकी है कि जी ये तो मेरा दीनी फरीजा है। तीसरा एक्शन है इफेक्टिव एक्शन। सिर्फ आप कोई चीज इसलिए करें कि आपको उसके करने से आपको मोहब्बत का एहसास, ठीक है। दिस टाइप ऑफ एक्शन इज परफॉर्म्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम फीलिंग और इमोशन। जी जी, बिल्कुल सही साबरा, आपने बिल्कुल अच्छा कंपैरिजन कर, वेरी गुड। कि आप सीएसएस कर रहे हैं पावर को एक्सरसाइज करने के लिए कि यार अब देख रहा मेरा प्रोटोकॉल होगा, मैं अपना काम ऐसे निकलवाऊंगा। ये दूसरा, बहुत लोग, मैं आपको बताऊं, बहुत लोग इंसानियत की खिदमत करते हैं सीएसएस। आप देखें ये सीएसएस कॉर्नर भी एक एक फोरम ही है ना, जिसमें सीएसएस के किए हुए सीनियर लोगों ने ये पूरा प्लेटफॉर्म बनाया कि हमारे यूथ को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, लोग पढ़े आके। ये अब सीएसएस ऑफिसर्स की दिल में ये उमंग जागी है ना। उन्होंने अपने असर रसूख भी इस्तेमाल किए, अपने लिंक्स, अपने नेटवर्क्स इस्तेमाल किए हैं, रिसोर्सेज क्रिएट किए हैं और बाकायदा अपना टाइम दे रहे हैं। तो ये सारी चीज भी एक एक चीज है। और इसमें मेरी मुराद सीएसएस ऑफिसर से मैं नहीं हूँ, मैं तो एक तरह से हूँ भी नहीं अभी। लेकिन जो आपके सीनियर लोग हैं जो अपना बहुत ही वैल्यूएबल टाइम लेकर आते हैं, ठीक है जी। इट लैक्स एनी स्पेसिफिक गोल और फ्री फ्रॉम एनी कैलकुलेशन। जी जी, वैल्यू, जी जी बिल्कुल सही है ये आपने, वो बकर आप कह सकते हैं रैशनल, कोई भी चीज जिसका मटेरियल आउटकम ना हो, लेकिन वैल्यू ओरिएंटेड से कि आप लेकिन उस चीज, उस आउटकम को वैल्यू असाइन कर। इट लाइक्स, अब हमारे इफेक्टिव एक्शन पे इसलिए किया जाए कि किसी फीलिंग और इमोशन के अंडर इन्फ्लुएंस आप आ जाएं। कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, बस आप इसलिए करें कि यार मेरे बाप दादा करते थे, तो बाप दादा अगर करते हैं वही सभी लगाते हैं। तो अगर सवाब की जगह सिर्फ रिवायत या ट्रेडिशन के तौर पे कर रहे हैं, तो अब सवाब भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, प्रोजेक्शन भी नहीं है। अब अगर आप कर रहे हैं तो ये इफेक्टिव है। मैं इसलिए स्कूल जाऊं क्योंकि मेरे अब्बा स्कूल जाते थे, ठीक है। मैं इस घर में इसलिए रहता हूँ कि मेरे वालिद साहब इस घर में रहते हैं। हालांकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ दूसरे घर में जाना, अगर, आजकल तो खैर मुश्किल ही है कि ऐसे लोग हों, ठीक है जी। ड्यूरिंग अ पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंस ब्रेक्स आउट ड्यू टू ओवरवेलमिंग इमोशंस। अब कोई प्रोटेस्ट हो रहा होता है, उसके अंदर तोड़फोड़ शुरू हो जाए। अब तोड़फोड़ से किसी को कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो एक जज्बात उनके ऊपर हावी हो, ठीक है जी। अब इससे ऊपर कीजिए ट्रेडिशनल एक्शन। कोई एक्शन इसलिए किया जाए क्योंकि ये क्योंकि एक ट्रेडिशन है। अच्छा, इफेक्टिव में ये है कि कोई स्कूल बच्चा इसलिए जाए क्योंकि वो एंजॉय कर रहा है कि स्कूल जा, वहां पे उसकी दोस्त यार हैं। अब उसको पर्सनली कुछ ना इमटेरियल हासिल हो रहा है ना मटेरियल हासिल हो रहा है, लेकिन उसकी फीलिंग, उसकी अब एक अफेक्शन डेवलप हो गई, उसकी दोस्तियां हो गई हैं, ठीक है। ट्रेडिशनल एक्शन, दिस टाइप ऑफ एक्शन इज रिजल्ट ऑफ ट्रेडिशन, कस्टम, कन्वेंशंस। ये इसलिए किया जाए कि सोसाइटी में कन्वेंशन बने, ठीक है जी। पीपल एक्सेप्टिंग दैट द सन ऑफ द किंग शुड बी द किंग, कि क्योंकि अब इसके बाप किंग था तो अब यही किंग बन सकता है। अब ये ट्रेडिशन बन गया, ट्रेडिशनल एक्शन है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। कोई किंग के अंदर होली ब्लड नहीं होता, कोई वो आसमान से पढ़ के नहीं आया हुआ होता, वो इतना केपेबल, लेकिन लोगों को लगता है। इस तरह कोई बच्चा स्कूल इसलिए जाए क्योंकि यार मेरे माँ बाप स्कूल जाते थे, मेरे दादा स्कूल जाते थे, मेरे परदादा स्कूल जाते थे, तो ये ट्रेडिशनल एक्शन। क्लियर हो गया जी? एनी क्वेश्चन नाउ? Okay, I'm taking for 3-4 minutes break and we'll be back within 3-4 minutes. ठीक है? Let me drink water and I'll be back.
ओके जी, आई एम बैक। सो प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। सर इफेक्टिव एक्शन को वैल्यू एक्शन भी कह सकते हैं, जैसे लोग गलत काम कर रहे हो लेकिन इफेक्टिव एक्शन को वैल्यू एक्शन नहीं कह सकते ना, क्योंकि इफेक्टिव एक्शन आप किसी भी रैशनल या इरेशनल गोल के लिए नहीं कर रहे, आप सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आप किसी इमोशंस के तहत कर रहे हैं। अफेक्शन से आप इसको इफेक्टिव, जो आपका इरेशनल एक्शन होता है या वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन होता है, वो आप किसी इरेशनल गोल के लिए कर रहे होते हैं, सवाब के लिए कर रहे होते हैं, अच्छा फील करने के लिए कर रहे होते हैं, किसी की मोहब्बत में नहीं कर रहे होते। ठीक है, ये फर्क। और रैशनल एक्शन या पर्पसफुल एक्शन या लॉजिकल एक्शन वो एक्शन होता है जो आप किसी मटेरियल गोल के लिए कर रहे हैं, कि ये काम करूंगा तो पैसे मिलेंगे, तरक्की मिलेगी, या फिर कोई खुश हो के मुझे कुछ इनाम दे देगा, या मुझे आराम मिलेगा। अब आराम जो है ना, आराम यानी रेस्ट करना जो है वो, या कंफर्ट, वो आपका रैशनल एक्शन होगा, क्योंकि कंफर्ट को आपको अफेक्ट करता है कि मैं डिफिकल्टी में नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, अब क्लियर हो गया। प्रोटेस्टेंट एथिक एंड spirit of capitalism, Marx emphasized religion as tool of oppression. Weber suggested religion can become an agent of social improvement. बेहतरी भी आ सकती है religion से। Parts of superstructure यानी politics, religion can influence and change the economic substructure. मार्क्स ये फरमाते हैं कि जो दीन है, जो इकोनॉमी है, वो सुपर स्ट्रक्चर, वो सब स्ट्रक्चर है, यानी बैकबोन है। ठीक है, और बाकी सारे स्ट्रक्चर उसके सुपर स्ट्रक्चर हैं, जैसे बाकी इंस्टीट्यूशन, जैसे इकोनॉमी के अलावा जो जो चीजें होंगी, रिलीजन, फैमिली और एजुकेशन, ये तमाम इंस्टीट्यूशन एक्चुअली इन्फ्लुएंस होते हैं इकोनॉमी से। लेकिन ये मार्क्स का कहना था कि सब स्ट्रक्चर, बैकबोन, उसका फ्रेमवर्क, वो सब चीजों का क्या है, वो स्ट्रक्चर है इकोनॉमी। मगर वेबर ये कहता है ठीक है जी, वो शायद सबसे अहम चीज होगी, मगर एट द सेम टाइम सुपर स्ट्रक्चर भी सब स्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जरूरी नहीं है कि इकोनॉमी इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को, इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉलिटिक्स, रिलीजन, एजुकेशन, फैमिली को इन्फ्लुएंस करे। ये सारे इंस्टीट्यूशंस भी इंस्टीट्यूशन ऑफ इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इट कैन बी टू वे ट्रैफिक। ठीक है, certain forms of Protestantism shaped Western capitalism. तो आपको पता ही है कि वेस्टर्न वर्ल्ड में ज्यादा जो बड़ा फेथ ग्रुप है वो प्रोटेस्टेंट है, या खासकर वेस्टर्न यूरोप में और अमेरिका में, कनाडा, यूएसए और कुछ हद तक मेक्सिको और बाकी वेस्टर्न यूरोप, और ये सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता इलाका। जबकि कैथोलिक्स ज्यादातर लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया में कुछ जगहों पे, एशिया में वैसे ही क्रिश्चियंस कम है, और ईस्टर्न यूरोप में भी कम है। ईस्टर्न यूरोप में ज्यादातर ऑर्थोडॉक्स हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस है। तो कैथोलिक्स या ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की जगह, या मेरोनाइट क्रिश्चियंस यहाँ पे हमारे यहाँ लेबनान में होते हैं, लेबनान और अरब वर्ल्ड में। अच्छा, इसकी जगह जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस हैं वो ज्यादा डिसिप्लिन्ड, हार्ड वर्क, मनी को ज्यादा वैल्यू करने वाले, वेल्थ जनरेशन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा यकीन रखने वाले लोग हैं। तो वेबर ये कहता है कि जो वेस्टर्न कैपिटलिस्टिक सिस्टम है वो भी इन्फ्लुएंस हुआ है प्रोटेस्टेंट फेथ से, कि प्रोटेस्टेंट फेथ के लोगों को, प्रोटेस्टेंट जो फिरका है उसके लोगों के जो अकायद हैं, उन्होंने कैपिटलिस्टिक मॉडल को बनाने में, वेस्टर्न कैपिटलिस्टिक मॉडल जो आजकल जहां, उसमें एक अहम किरदार अदा किया। यानी रिलीजन ने इन्फ्लुएंस किया है इकोनॉमी को। ठीक है जी।
Certain forms of shaped Western ascetic Calvinism through teachings of asceticism influenced capitalism in North America and Western Europe. asceticism होता है रहबानियत, तर्के दुनिया, यानी वर्ल्डली टेम्पटेशन से परे भागना. ऑल्दो रहबानियत के अंदर तो आप शादी भी नहीं करते, फैमिली नहीं रखते, लेकिन इसके अलावा asceticism होता है, यानी शराब से और इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटी से, पैसे को ऐशो इशरत में लगाने से, जाये करने से बचना, और पैसे को डिसिप्लिन तरीके से खर्च करना, वक्त पे इबादत करना, वक्त पे खाना खाना, वक्त पे सोना, एक डिसिप्लिन्ड लाइफ के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस है. और ये नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज के अंदर, और इसी वजह से इन कंट्रीज के अंदर वेस्टर्न कैपिटलिस्टिक मॉडल पॉपुलर हुआ. ठीक है जी. Asceticism preaches rigorous discipline, abstaining from worldly pleasures, sober living standard, hard work, and monetary success. इस कैल्विनिज्म की वजह से प्रोटेस्टेंट ने मनी सेव किया, इन्वेस्ट किया मुख्तलिफ वाइबल बिजनेस ऑप्शंस में, और उसकी एक्यूमुलेशन से उन्होंने दोबारा इन्वेस्टमेंट की. और यही चीज क्या है? पैसा कमाना, मेहनत करना, जमा करना, और उसको सरमाए के तौर पर इन्वेस्ट कर देना, यही कैपिटलिज्म. तो यही बुनियाद बन गई कैपिटलिज्म की. अब अगर हम स्क्रॉल अप करें, तो स्क्रॉल डाउन करें, तो आपको नजर आएगा वही फ्लो चार्ट कि प्री डेस्टिनेशन है, उसके बाद एसेटिसिज्म हुई, यानी आपने तर्के दुनिया किया, दुनिया के प्लेजर्स को आपने छोड़ा, अक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ हुई, उसकी वजह से आपने इन्वेस्टमेंट की, उससे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट को मजीद जमा किया, उससे मजीद इन्वेस्टमेंट की, मजीद प्रॉफिट हुआ, ये एक साइकिल बन जाता है. ठीक है जी. दिस इज द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटल. अभी तक ये क्लियर हो रहा है? एनीवन? Okay, no questions, then we can move forward. Modernity and rationality. ये एक और चीज आई कि सर वाई प्रोटेस्टेंट होंगे. नहीं, हर फिरके के अपने खास क्या कहते हैं अकायद है ना. जैसे कैथोलिक्स के अंदर जो है वो और तरह की सोच है, वहां पर एस्थेटिसिज्म के अंदर तो वो दुनिया भी छोड़ देते हैं, अलग रहते हैं दुनिया से, वर्ल्डली प्लेजर्स को ज्यादा पसंद नहीं करते, लेकिन फिर पैसे के ऊपर भी बहुत ज्यादा रुझान नहीं है. कैथोलिक्स बहुत मशहूर बिजनेसमैन नहीं देखे होंगे आपने. इसी तरह से ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस थोड़े से सख्त गिर होते हैं. फिर यहाँ पे हालात, यहाँ पे पैसे की वैसी रेल फेल नहीं, तो हर जगह के अपने अकायद है. ये तो उसने एक सैंपल पिक किया, एक ऑब्जर्वेशन अब शेयर की. ठीक है, मैंने आंसर कर दिया आपके सवाल का, या आपका सवाल कुछ इससे मुख्तलिफ? जी, मैंने अभी बताया तो है कि कैथोलिक फिरके के अंदर ऑल्दो रिलीजन तो क्रिश्चियनिटी है, लेकिन कैथोलिक फिरके के जो ख्यालात थे वो मुख्तलिफ थे. प्रोटेस्टेंट एक मॉडर्न फिरका था, उसके अंदर चर्च का इन्फ्लुएंस कम था, उसके अंदर जो है वो साइंस को वैल्यू की जाती थी, इसी तरह वेल्थ को, यानी दुनियावी जो दौलत है उसको बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी. इसके मुकाबले में प्रोटेस्टेंट जो फिरका है ना, ये बना ही इसी तरीके से था कि इसके अंदर मुख्तलिफ जो लोगों को क्या कह सकते हैं, लूप होल्स लगते थे, जो प्रॉब्लम्स फेस होते थे, या जहाँ पे हार्डशिप फील होती थी, उन तमाम चीजों को उन्होंने अमेंड करके जो है ये एक मिक्सचर सा बनाया था. और इसके अंदर जो कैथोलिक वो है, उसके अंदर चर्च का बहुत रोल था. प्रोटेस्टेंट सेक्ट के अंदर चर्च का रोल बहुत कम हो. अच्छा जी, मॉडर्निटी एंड रैशनैलिटी एक और कॉन्सेप्ट है. वेबर थॉट प्रोटेस्टेंटिज्म हैज ब्रॉट मॉडर्निटी एंड सेकुलराइजेशन इन सोसाइटी. मॉडर्निटी होती है एक सोसाइटी
अपने आप को कैपिटलिज्म के साइंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन के अलोंग अलाइन कर, यानी उसके उठना बैठना, उसका फंक्शन करना, रिश्तेदारों का आपस में मिलना, दोस्तियां, शादियां, बच्चे, उनकी तरबियत, उनकी तालीम, तीन चीजों के साथ अलाइंड हो जाए। क्या क्या चीजें थी वो कैपिटलिज्म की, किस तरह से कैपिटलिस्टिक वर्ल्ड में हम दौलत ज्यादा कमा सकते हैं, कैसे हम दौलत की वेस्टेज रोक सकते हैं, तरबियत ऐसे करनी है, कैसे हम अच्छी इन्वेस्टमेंट जनरेट कर सकते हैं, कैसे हम दूसरे लोगों के ऊपर बिजनेस में एडवांटेज आ सकते हैं। दूसरी चीज थी शायद लॉजिकल क्या है, सिर्फ वो चीज करनी है। क्या ये चीज प्रूफ हो सकती है, क्या इसका एविडेंस है, क्या ये सिर्फ ख्याली बात तो नहीं, अकीदा तो नहीं। तीसरी चीज है इंडस्ट्रियलाइजेशन, कि किस तरह से मैं एफिशिएंसी जनरेट करूं, किस तरह से इस प्रोसेस को फास्ट किया जाए, किस तरीके से मैं इससे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा। ये तीन वैल्यूज के अलोंग अगर कोई थॉट, कोई एक्शन, कोई तरबियत अलाइन होगी तो उसको कहेंगे मॉडर्निटी। अच्छा, दूसरी था सेकुलराइजेशन, इंक्रीज रैशनलाइजेशन ऑफ व्यू पॉइंट, कि आप अपनी सोच में, अपने एक्शन के अंदर रैशनल सोच रखें कि कॉज एंड इफेक्ट आए, ये करूंगा तो ये होगा। ये ना हो कि ऊपर से कोई अनदेखी ताकत इस एक्शन को असाइन करे, इसके अंदर दीन का, अकीदे का कोई अमल दखल ना हो। इसको सेकुलराइजेशन कहा वेबर। ठीक है, तो मैं वेबर ने कहा कि प्रोटेस्टेंटिज्म ने ऑल्दो खुदा पे यकीन तो था, लेकिन उसके अंदर रैशनैलिटी ज्यादा थी, उसके अंदर कॉज एंड इफेक्ट ज्यादा था। रैशनैलिटी is defined as increased focus on finding most efficient ways to achieve a profit। अब देख रहे हैं कैपिटलिज्म से कितना अलाइंड है ये दीन। हर चीज में प्रॉफिट, पैसा, वेल्थ की बात हो रही है कि रैशनैलिटी क्या है, ऐसा तरीका इख्तियार करना जिससे सबसे एफिशिएंट तरीके से आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके, यानी इनपुट में कम से कम दें, आउटपुट में ज्यादा से ज्यादा। इसकी दो टाइप्स हैं, सब्सटेंटिव रैशनैलिटी, फॉर्मल रैशनैलिटी। सब्सटेंटिव रैशनैलिटी होती है फोकस ऑन एक्शंस इंटेंडेड टू अचीव एब्स्ट्रैक्ट गोल्स, यानी वो गोल्स जो मटेरियलिस्टिक नहीं है, जिनका ताल्लुक दुनिया से नहीं है, दौलत से नहीं, जो एब्स्ट्रैक्ट हैं, जो दिमाग में हैं या फीलिंग्स हैं। सच गोल्स इंक्लूड हैप्पीनेस, इक्वालिटी, जस्टिस। अब हैप्पीनेस, इक्वालिटी, जस्टिस कहीं पे फील नहीं आप कर सकते, मतलब सॉरी, शो नहीं कर सकते। आप इनका अफेक्ट होता हुआ तो दिखा सकते हैं, लेकिन इनको आप हाथ नहीं लगा के दे सकते। ये एब्स्ट्रैक्ट चीजें, मटीरियलिस्टिक चीजें नहीं है। सिंस कैपिटलिज्म कंसर्न्स मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट्स, सब्सटेंटिव रैशनैलिटी विल बिकम ऑब्सोलीट। लेकिन सब्सटेंटिव रैशनैलिटी का अचार डालेंगे हम, क्योंकि कैपिटलिज्म तो कहते हैं दौलत, पैसा, जायदाद, उसको हमने मल्टीप्लाई करना है। खुशी, बराबरी, इंसाफ, ये चीजें तब मानी रखती हैं जब आपके पास दौलत हो। तो कैपिटलिज्म तो इस तरह से कहते, तो वेबर ये कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। दूसरी है फॉर्मल रैशनैलिटी, जिसका मतलब है बेस्ट पॉसिबल मींस टू अचीव अ गोल को अडॉप्ट करें। किसी की शादी पे आपने जाना है और वो लाहौर बैठे हैं, तो आप जहाज पे चले जाएं, और अगर जहाज का किराया भी वो आपका दोस्त खुद भेज रहा है, फिर तो जरूर जहाज पे जाएं, तो क्योंकि ये सबसे ज्यादा आपके लिए बेस्ट मीन्स होगा कि पैसे भी नहीं लग रहे ज्यादा, और आप जल्दी से जल्दी आराम के साथ पहुंच गए। यूज फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसका खास मकसद ये है कि प्रॉफिट, मुनाफे को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है। मैक्सिमाइजिंग एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम, सिस्टम की एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज, नॉट लिमिटेड टू प्रोडक्शन बट ऑल सोशल स्फीयर्स। इसका ताल्लुक सिर्फ प्रोडक्शन से नहीं है, हर सोसाइटी का हर एस्पेक्ट से है। जैसे सेकुलराइजेशन, रिलीजन भी सेकुलराइजेशन की तरह ऑब्सोलीट हो जाएगा। ये मैक्स वेबर की सोच है। कैपिटलिज्म रिक्वायर्ड कैपिटलिज्म रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी।
कैपिटलिज्म ने क्या कहा कि जी हमें अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ एक्शन को कम करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से हमें रैशनलाइजेशन इख्तियार करनी पड़ेगी। को पढ़ेंगे, उन्होंने बात की इसके ऊपर, इब्न खुल्दून ने बात की। तो आप देखेंगे कितना अहम टॉपिक है, मॉडर्न सोसाइटी, इंडस्ट्रियल सोसाइटी या फिर ट्रेडिशनल सोसाइटी। हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न विद इंक्रीज्ड फोकस ऑन रैशनल एस्पेक्ट्स, इसको कहते हैं रैशनलाइजेशन। यानी ट्रेडिशनल से एक सोसाइटी मॉडर्न बन जाए और उसका जो फोकस है वो मैक्सिमाइजेशन पे होना चाहिए ऑफ प्रॉफिट, रैशनल व्यू पॉइंट पे होना चाहिए। प्रिमिटिव सोसाइटीज फोकस्ड ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच, modern societies focus on rational approach. Several characteristics of rational society are distinctive social institutions. इनके यहाँ जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो डिस्टिंक्टिव हो, एक दूसरे में गड़मड़ नहीं होंगे। जैसे रिलीजन और इकोनॉमी एक ही लोग नहीं चला रहे होंगे, जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान में तो नहीं, लेकिन कुछ ममालिक हो गए जैसे ईरान एक मुल्क है, वहां पे पॉलिटिक्स और इकोनॉमी एक ही साइड से चल रही है, पॉलिटिक्स और रिलीजन एक इंस्टीट्यूशन चला रहा है। टर्की में कुछ अर्से पहले इकोनॉमी और पॉलिटिक्स बिल्कुल एक तरीके से चल रही थी, टर्की की इकोनॉमी ने उससे एक बुरा अफेक्ट लिया, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद है एक्सटेंसिव ऑफ एक्सटेंसिव ऑर्गेनाइजेशंस। इन इदारों में जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बड़ी एक्सटेंसिव, बहुत बड़ी बड़ी होती है, बहुत बड़े बड़े इदारे होते हैं जो उनको चला रहे होते हैं, जिन जो मिलियंस ऑफ पीपल को ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, और इन ऑर्गेनाइजेशंस को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। स्पेशलाइजेशन होती है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए स्पेसिफिक पर्सन होना, ये स्पेशलाइजेशन है। डॉक्टर है तो डॉक्टर काम करेगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेगा, फॉरेन सर्विस वाला है फॉरेन सर्विस करेगा। डिसिप्लिन बहुत होता है रैशनल सोसाइटीज में, कि सक्सेस और अचीवमेंट हासिल करनी है तो अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, डिसिप्लिन करें। टेम्पोरल अवेयरनेस, ये चीज के टाइम की पाबंदी बहुत जरूरी है, वक्त को जाया ना करें गोलगपाड़े में, ऐशो इशरत में, 14 अगस्त को बाजे बजाने में। टाइम को यूज करें, मुल्क के लिए कुछ करना है तो मुल्क के लिए करें। तो जो भी सोसाइटी मॉडर्न होती है वहां पे ऐसे ही बैठ के लोग 1.5-1.5 घंटा जो है वो गप्पों में नहीं हाँकते। जब वो सड़क पे होते हैं तो हॉर्न बजा बजा के 2 सेकंड भी वेट नहीं कर सकते, और जब मंजिल पे पहुंचते हैं तो 2-2 घंटे बैठ के सिर्फ बातें कर। मॉडर्न सोसाइटीज में ये नहीं होता है, टेक्निकल एक्सपर्टीज पे बहुत जोर होता है कि लोग कोई क्या है पे ज्यादा एम्फेसिस होता है, रादर देन कि कोई कौन है। इसकी जो एक्सपर्टीज होती है उसको क्या पता है, वो क्या कर सकता है, इस पे ज्यादा चीजें। इम्पर्सनैलिटी एक ट्रेट है। इमोशंस फीलिंग्स आर इरेशनल एंड हेंस दे आर रिप्लेस्ड बाय impersonal bonds. People interact to achieve specific goals. Impersonality, emotions and feelings are irrational and hence they are replaced by impersonal bonds. People interact to achieve specific goals. वो मकसद के लिए बात करते हैं। प्यार, मोहब्बत, चाहत, एहतराम, इज्जत, ये सब चीजें मॉडर्न सोसाइटी में किसी पर्पस के लिए होती है। ठीक है जी। रैशनलाइजेशन जब हो जाए सोसाइटी की तो ये फायदे और कुछ नुकसान भी आपको नजर। एक और बड़ी मजे की थेरी है, थेरी ऑफ अथॉरिटी। ये भी आप जब सोशल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, यानी सोशियोलॉजी की इंट्रोडक्शन वाले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर अथॉरिटी भी आती है। वेबर सेड अथॉरिटी इज थॉट पावर इज कोर्सिव,
इन नेचर। पावर है एम्स टू अचीव डिजायर्ड गोल्स डिस्पाइट ऑपोजिशन। क्या होती है पावर, क्या होती है अथॉरिटी? कोई काम कराने की ताकत, चाहे आप जिससे कराना चाहते हो वो करना पसंद करे ना करे, इसको कहते हैं अथॉरिटी। अथॉरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू सम रूल्स इन अ रैशनल सोसाइटी। अब अथॉरिटी हर किसी को बराबर तो नहीं मिलती, हर किसी को उसके ओहदे, उसकी काबिलियत, उसकी इस्तेदाद, उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से मिल रही होती। तो एक रैशनल सोसाइटी के अंदर कुछ रीजंस, कुछ कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स। इन अ सोसाइटी वेयर रिस्पेक्ट फॉर लॉ इज फाउंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी विल बी बाय अ प्रॉपर मेथड। एक ऐसा मुआशरा जहां पर लॉ एंड ऑर्डर होगा, जहां पे कानून की हुक्मरानी होगी, वहां पे अथॉरिटी फिर एक प्रॉपर मेथड के तहत डिवाइड होगी। तीन टाइप्स की अथॉरिटी होती हैं, ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, करिस्मेटिक अथॉरिटी। ब्यूरोक्रेटिक या लीगल अथॉरिटी वो है जो कानून किसी को देता है, उसके ओहदे को देता है। जैसे सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है कि वो जिसकी चाहे रहम की अपील मंजूर कर लें, जिसको जो मर्जी सजा हो, चाहे सजाए मौत हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट से उसकी अपील खारिज हो चुकी हो, कानून सदर पाकिस्तान को ये अथॉरिटी देता है। ठीक है। एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को या अब एक असिस्टेंट कमिश्नर को ये इख्तियार है कि जी वो स्कूल बंद करा दे अगर एसओपी फॉलो नहीं हो रहे। तो उसको इख्तियार किसने दिया है? उसको एपिडेमिक एक्ट, सिंध एपिडेमिक एक्ट ने इख्तियार दिया है। एक उस्ताद को इख्तियार है कि वो क्या पढ़ा रहा है, क्या नहीं पढ़ा रहा। उस्ताद ने गलती की है, बच्चा उसको ठीक करता है। अब उस्ताद अपने इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल करके बच्चे को गुस्से में बाहर निकाल, उसका काम गलत है लेकिन उसको ये इख्तियार है। ठीक है। तो अथॉरिटी ये है कि जो कहीं आपको लिख के दी हो, आपकी पोजीशन की वजह से आप उसे कर रहे हो एक्सरसाइज। गिवन एन एक्सरसाइज बाय रिटन ऑर्डर्स। ठीक है। प्रेसिडेंट के इख्तियार, चीफ जस्टिस के इख्तियार, प्रिंसिपल के इख्तियार, किसी को स्कूल में भर्ती करना है, दाखिला देना है, नहीं देना। दूसरी ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ये किसी बिलीफ, नॉर्म, ट्रेडिशन की वजह से, रिलीजन की तरफ से जो अथॉरिटीज मिलती हैं। इमाम काबा एक दफा कोई बात कह दें, वो चीज हम करने लग जाते हैं। जैसे पोप क्रिश्चियनिटी के अंदर कोई ऑर्डर पास कर दे, रोमन कैथोलिक क्रिश्चियंस बिल्कुल उसको मिनवान कबूल करते हैं। शिया मजहब के अंदर जो शिया फिरका है, वहां पर रूहानी पेशवा होते हैं जिनको आयतुल्लाह कहते हैं, तो आयतुल्लाह हजरात का बहुत इन्फ्लुएंस होता है। बोहरा जो जमात है उसके अंदर उनके जो इमाम होते हैं, आजकल जिनका दौर चल रहा है वो हैं सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन फॉर एग्जांपल, वो बॉम्बे में होते हैं। तो उनकी बात पत्थर पे लकीर। अब उनको किसी कानून ने ये इख्तियार नहीं दी, लेकिन उनके मानने वाले उनसे मोहब्बत करते हैं, वो समझते हैं कि उनका हुक्म बिलाखिर अल्लाह से कुर्बत का बाइस होगा, तो वो उनको फॉलो करते हैं। प्रिंस करीम आगा खान हमारी इस्माइली बिरादरी के रूहानी पेशवा हैं। प्रिंस करीम आगा खान को फॉलो करने वाले लोग उनकी को अथॉरिटी समझते हैं। किसी मुल्क में कोई बादशाह हो जाता है, अब वो बादशाह जो है वो, उसके पास तो खैर लीगल अथॉरिटी है, लेकिन शहजादा जो होता है उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं होती जब तक कि वो कोई मिनिस्टर ना बनाया जाए। लेकिन क्योंकि वो बादशाह का बेटा होता है, लोग उससे मोहब्बत में काम कर रहे होते हैं। पीर साहब जो होते हैं हमारे मुल्क में या हमारे मुआशरे में, वो पीर के पास कुछ भी नहीं होता, वो शुफ शुफ करके वो दम दरूद भी चल रहा होता है, वो लोग कहते हैं इससे शिफा भी हो गई है। पीर साहब ने कह दिया इधर शादी करनी है, उधर ही शादी होती है, इस जगह कारोबार नहीं करना, कारोबार नहीं होता। पीर साहब तारीख निकाल के लाते हैं कि इस दिन अपना अपने काम शुरू करना है तो बरकत होगी। इसी तरह से जो हमारे यहाँ वडेरे होते हैं, जागीरदार होते हैं, चौधरी होते हैं, खान होते हैं, किसी कबीले के, उनका हुक्म पत्थर पे लकीर होता है। अब गवर्नमेंट ने उनको कहीं अथॉरिटी नहीं दी, सिर्फ रेफरेंस की वजह से उनके साथ उनको फॉलो कर रहे थे। तीसरी अथॉरिटी होती है करिज्मेटिक अथॉरिटी, कि किसी पर्सनल ट्रेड, इंडिविजुअल ट्रेड या करिज्मा की वजह से उसको फॉलो किया जाए। एबिलिटी एंड इनविंसिबल पावर टू इंस्पायर अदर्स। ना वो इस वजह से होती है कि कानून ने उनको कोई इख्तियार दिया होता है, ना उनकी कोई रिलीजियस या नॉर्मेटिव वैल्यू होती है, मगर उनकी शख्सियत से लोग इंस्पायर हो जाते हैं। माइकल जैक्सन
का जब इंतकाल हुआ लोग रोए जा रहे थे, या जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई 1979 में आई थिंक, तो भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो 20 लोगों ने खुदकुशी कर ली, खुदसोजी कर ली, अपने आप को आग लगा ली। अब उनको किसी कानून ने कहा था? बिल्कुल नहीं। भुट्टो साहब कोई पीर फकीर थे नहीं, लेकिन उनकी शख्सियत का एक करिश्मा था। कैसे एक कॉन्सर्ट के अंदर कोई एक जैकेट उछाल के एक स्टार फेंकता है, लोग दीवानावार हो जाते हैं, कपड़े फाड़ फाड़ के उसके पीस तबरुक के तौर पे लेके चले जाते, वो एक करिश्मा है। खान साहब ने जब अपना 2013 2011 में जब अपनी सेकेंड इनिंग्स एक तरह से पॉलिटिक्स की स्टार्ट की, तो उनकी पर्सनैलिटी का एक करिश्मा है। उनकी पूरी पार्टी उनकी पर्सनैलिटी कल्ट के तहत चलती है, उनकी पर्सनैलिटी का करिश्मा को फील करते हैं लोग, पीपल लाइक हिम। तो ये करिश्मेटिक, खैर अब तो वो क्योंकि वजीर आजम है तो उनके पास लीगल अथॉरिटी भी है, कि जब उनके पास लीगल अथॉरिटी नहीं थी तब भी बहुत लोग उनसे इंस्पायर होते थे। शाहरुख खान को देख लें या क्रिकेटर्स में देख लीजिए, शोएब अख्तर का बड़ा एक करिश्मा दौर में था। हमारे नौजवान भागते थे, तेज बॉल कराने की कोशिश करते थे, बहुत सारे लोग। अभी रिसेंटली कुछ हफ्तों पहले दिलीप कुमार का इंतकाल हुआ। दिलीप कुमार का एक अलग करिश्मा था। तो ये सारी, अब दिलीप कुमार कोई अपने फॉलोअर्स को कुछ कहें तो क्या वो नहीं करेंगे? बिल्कुल करते। इमरान खान ने पूरी अपनी जो डोनेशन की स्ट्रैटेजी बनाई वो अपने पर्सनल करिश्मा को यूज करके बनाई, तब तो उनके पास कुछ भी नहीं। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिए, मैं इतने में कुछ सवालात देख लूं। आईआर में आइडेंटिटी प्रिंसिपल इफेक्टिव एक्शन में आएगा। बिल्कुल साबरा, जो आइडेंटिटी प्रिंसिपल है ना वो इफेक्टिव एक्शन को करता है, कि आप बाज औकात उससे कोई आउटकम नहीं भी ले रहे होते लेकिन आप करते हैं। वो दोनों वैल्यू ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, लेकिन इफेक्टिव ज्यादा हो। व्हाई नॉट कैथोलिक का हो गया। सब्सटेंटिव एंड अफेक्शन एक्शंस आर द सेम थिंग। जी बिल्कुल ठीक। आफ्ताब सब्सटेंटिव और फॉर्मल, एक सेकंड ऊपर कीजिएगा तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जरा सा स्क्रॉल अप कीजिएगा। स्क्रॉल अप का मतलब है कि पिछले पेज पे जाए, प्रीवियस पेज। इससे भी ऊपर जाइए। जी, सब्सटेंटिव रैशनैलिटी और फॉर्मल रैशनैलिटी। तो वैल्यू ओरिएंटेड एक्शन जो है वो सब्सटेंटिव रैशनैलिटी के जरिए होता है। फॉर्मल रैशनैलिटी जो है वो रैशनल एक्शन या पर्पसफुल लॉजिकल एक्शन को कर रही होती है। So this is the end of today's lecture. I think we have done quite few parts, and now we are going to cover the next part, which is bureaucracy. I think in the first part of tomorrow's lecture, and because bureaucracy बहुत अहम part है, so I don't think we should start it now and leave it open. So we'll do it tomorrow, and I think we have covered a lot of things: ascetic ethics, Protestant ethics, and spirit of capitalism. और इसके अलावा हमने authority पढ़ी, हमने actions की types पढ़ी. So do let me know if there is any other question. जी, question. Abu Bakr, do you want to ask a question? जी, बिल्कुल रिलीजन के बारे में इनका थॉट बिल्कुल ऑपोजिट है। इसी तरह कार्ल मार्क्स कॉन्फ्लिक्ट को देखता है, ये ऑर्डर को देखता है, यानी सोसाइटी में ऑर्डर इनको नजर आता है, मार्क्स को कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। ये दो ऑपोजिट हैं। इसी तरह एक और चीज है, मार्क्स मैक्रो लेवल